है दृष्टिगत रोग। सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र 7 और 17 अध्याय में से हम इसका वर्णन अभी आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आचार्य सुश्रुत ने दृष्टिगत रोग 12 तरह के बताए हैं और वाग्भट ने 27 तरह के बताए हैं। अब सबसे पहले इन 12 रोगों के नाम और इनका ब्रीफ डिस्कशन देखते हैं। 6 प्रकार के तिमिर रोग बताए हैं, जो कि वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज और संसर्गज भेद से बताए हैं। तिमिर को मॉडर्न में कैटरेक्ट से कोरिलेट कर सकते हैं। पित्त विदक दृष्टि। पित्त अर्थात इसके नाम से हम जान सकते हैं कि जिसमें पित्त की अधिकता हो, अर्थात दिन के समय में कहा गया है कि पित्त की अधिकता के कारण दीवा आंधी हो जाता है, इसलिए पित्त विदक दृष्टि को दीवा आंधी भी कहते हैं। कफ विदक दृष्टि। अब इसके विपरीत कफ दोष की जब प्रधानता होती है रात्रि के समय, तब रात्रि आंधिया हो जाता है, व्यक्ति रात्रि के समय नहीं देख सकता, तो इसे कफ विदक दृष्टि कहते हैं। धूमदर्शी। धूमदर्शी में व्यक्ति सभी चीज़ों को धुएं से व्याप्त देखने लग जाता है। हर्षवजाड्य। हर्षवजाड्य अर्थात हर्ष अर्थात छोटा, तो इसमें व्यक्ति सभी आकृतियों को छोटा देखने लग जाता है। नेक्स्ट है नकुल आंध्य। नकुल अर्थात नेवला। नेवले की एक विशेषता होती है कि उसे दिन में तो चित्र विचित्र चीज़ें दिखती है, लेकिन रात्रि में वो देखने में असमर्थ होता है। और इसके बाद नेक्स्ट है लास्ट गंभीरिका। गंभीरिका में नेत्र संकुचित हो जाते हैं और छोटे हो जाते हैं। अब आगे दृष्टिगत रोग पढ़ने से पहले दृष्टि की रचना के बारे में जानना आवश्यक है। नेत्र रोगों का इंट्रोडक्शन, उसकी साध्य साध्यता, इनके आधार पे हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं, तो आप एक बार उस वीडियो को पहले ज़रूर देखें ताकि नेत्रगत रोगों के लिए आपका आइडिया और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब रोगों को स्टार्ट करने से पहले हम दृष्टि का सामान्य लक्षण जानेंगे। दृष्टि के जो लक्षण हैं, दृष्टि को कहा गया है कि दृष्टि मसूर दल के अर्थात जो मसूर की दाल होती है उसके समान दिखती है, बिल्कुल गोल। 5 महाभूत से उत्पन्न होती है और दृष्टि के अंदर माना गया है कि आलोचक पित्त उपस्थित होता है। आलोचक पित्त दृष्टि में तेज को व्याप्त रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उस तेज को डिनोट करते हुए कुछ स्पेसिफिक उपमाएं बताई हैं, जैसे कि खद्योत अर्थात जुगनू के जैसे चमकने वाली और अग्निकर्ण के जैसे चमकने वाली दृष्टि होती है। दृष्टि जो है वो अक्षीय पटलों से आवृत होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पटल 6 होते हैं, 4 अक्षीय पटल और 2 वर्त्म पटल। आगे हम डिस्कस करेंगे इन 4 अक्षीय पटल के अंदर ही तिमिरगत रोग होता है। विवर आकृति बाह्यन अर्थात जब नेत्र को हम बाहर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अंदर से कुछ खाली हिस्सा है, जिसे दृष्टि कहा गया है। तो दृष्टि जो है वो विवर आकृति दिखती है बाहर से जब देखते हैं। और दृष्टि को शीत वस्तुएं साथ में होती हैं, जैसे ठंडा जल अच्छा लगता है जब दृष्टि से स्पर्श करवाया जाता है। अब दृष्टिगत रोग में सर्वप्रथम सबसे पहला रोग बताया है तिमिर रोग। तिमिर रोग को हम मॉडर्न में कैटरेक्ट से कोरिलेट करते हैं। इसका डिस्कशन 2 तरह से बताया है, एक पटल के आधार पे और एक दोष के अनुसार भी। पटलगत 4 बताए हैं और दोषगत 6 बताए हैं। अब हम सबसे पहले प्रथम पटलगत तिमिर को डिस्कस करेंगे। इसमें जैसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे जो तिमिर है ये इसकी स्टेजेस डिनोट करता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। इसी के आधार पे इसके लक्षण भी देखने को मिलेंगे और इसकी सिवेरिटी भी हम समझेंगे। तो प्रथम पटलगत तिमिर में इसको समझने के लिए हम ऐसे जान सकते हैं कि इसमें सभी वस्तु को जो व्यक्ति है वो अस्पष्ट रूप से देखने लग जाता है। अस्पष्ट के लिए आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है, अव्यक्तानि स्वरूपानि अर्थात जो रूप व्यक्त है वैसे नहीं दिखना, उससे कुछ अव्यक्त रूपों को देखना। सवर्णान्येव प्रपश्यति अव्यक्त रूपों को देखना और सभी वर्णों को अव्यक्त तरीके से देखना। तो ये प्रथम पटलगत तिमिर के लक्षण है। अब आगे द्वितीय पटलगत तिमिर, इसको समझने के लिए ऐसे समझेंगे कि जो नहीं है इसमें उन चीज़ों को देखता है व्यक्ति। मॉडर्न में इसे हम प्रोग्रेसिव कैटरेक्ट की स्टेज से समझ सकते हैं। दृष्टि इसमें जो द्वितीय पटलगत में जो दृष्टि है वो और ज़्यादा विकृत हो जाती है कंपेयर टू फर्स्ट पटलगत में। इसमें जैसे कि हमने देखा कि जो चीज़ें नहीं हैं उन चीज़ों को देखता है व्यक्ति, तो इसके लिए कुछ आकृतियाँ और कुछ चीज़ों के नाम बताए हैं, जैसे मक्षिका, मशक, मच्छर, केश, मकड़ी का जाल। इन तरह की चीज़ों को वो अपनी आंखों के सामने देखने लग जाता है, जो चीज़ें उपस्थित ही नहीं होती उन चीज़ों को। इसलिए इन कुछ चीज़ों के नाम याद रखने पड़ेंगे, जैसे मंडल है, ध्वजा, मरीचि
आदि जो रचनाएं हैं उन सब चीज़ों को देखने लग जाता है। दूर की वस्तुओं को पास में और पास की वस्तुओं को दूर देखने लग जाता है। इसके लिए कहा है कि दूरस्थान्य अपि रूपाणि मन्यते च समीपतः, और समीपस्थानी दूरे च, दूर की वस्तु पास और पास की वस्तुओं को दूर देखना। इसमें दृष्टि जो है वो इतनी विभ्रम हो जाती है कि एक स्पेसिफिक टर्म इसके लिए बोला गया है कि व्यक्ति कितनी भी कोशिश करने के बावजूद जो सुई है उसमें धागा नहीं पिरो पाता। अर्थात ये जो टर्म है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिए, ज़रूर दीजिएगा। शुचि पानसम न पश्यति, अर्थात अधिक परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति सुई में धागा नहीं पिरो पाता। ये तृतीय पटलगत तिमिर का लक्षण है। इसके बाद तृतीय पटलगत तिमिर। तृतीय पटलगत को समझने के लिए इसके लक्षण को इस तरह से याद कीजिए कि इसमें सभी वस्तुओं को ये विकृत रूप से देखता है व्यक्ति। मॉडर्न में इसको हम इमैच्योर कैटरेक्ट की स्टेज से समझ सकते हैं। इसमें जो है व्यक्ति वो सभी वस्तुओं को ढका हुआ देखता है, अर्थात मतलब जो चीज़ें ढकी हुई है ही नहीं उनको उसे ऐसा आच्छादित देखने लग जाएगा। सब चीज़ों को ढका हुआ सा, किसी वस्तु से आच्छादित इस तरह से देखने लग जाएगा। इसके लिए कहा है रूपाण्य छादितानी व वाससा, और जो व्यक्ति कर्ण नासा आँख इन सब अंगों से युक्त है उनको इन सब अंगों से विपरीत देखेगा। इसके लिए कहा है कर्ण नासा अक्षयुक्तानि विपरीतानि च वीक्षते। इसके बाद इस तृतीय पटलगत तिमिर में कुछ दोषों की स्थिति के आधार पर लक्षण बताए हैं कि पटल के कौन से भाग में अगर दोष स्थित है तो किस तरह के लक्षण उपस्थित होंगे। तो दोषों की स्थिति अगर नीचे के भाग में स्थित है, पटल के नीचे के भाग में स्थित है, तो समीप की वस्तुओं को देखने में असमर्थ होता है। मतलब ऐसा समझो कि जब हम नीचे देखते हैं तो हमें तब हमारी दृष्टि नीचे हो जाती है ना, जब हम पास में देखते हैं तो, और जब दूर देखते हैं तो दृष्टि दूर हो जाती है। नीचे स्थित होगा तो समीप की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा, और ऊपर स्थित होगा तो दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा। पार्श्व में लेटरली स्थित होगा तो पार्श्व की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा, और अगर चारों ओर स्थित है दोष तो वस्तुओं को परस्पर मिला हुआ एक दूसरे के ऊपर जुड़े हुए चीज़ों को देखेगा। इसके लिए टर्म कही गई है संकुलानि व पश्यति। मध्य में, अगर बिल्कुल मध्य में स्थित है दोष तो एक वस्तु को दो रूपों में देखेगा, जिसे हम समझ सकते हैं डबल विजन से, दो तरह की चीज़ों को देखने लग जाएगा। अगर दो स्थान में, एक से अधिक स्थान में अगर स्थित है तो एक वस्तु को तीन रूप में देख सकता है, जिसे ट्रिपल विजन से हम समझ सकते हैं। ये जो थर्ड स्टेज है, अर्थात तृतीय पटलगत दोष की जो अवस्था है, इस अवस्था को आचार्य सुश्रुत ने तिमिर संज्ञा दी है। इसके बाद चतुर्थ पटलगत दोष की बात करेंगे। चतुर्थ पटलगत में कुछ संज्ञा अलग से बताई है, जिसे लिंगनाश, कांच और नीलिका कहा गया है। मोस्ट कॉमनली बीएमएस की और पीजी में ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि तिमिर, लिंगनाश, कांच, नीलिका, इन सब में क्या डिफरेंस है, क्या भेद है। तो इसीलिए हमें इनकी स्थिति, दोषों की स्थिति और किस में कौन सी संज्ञा दी गई है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। लिंगनाश वर्ड का एक शाब्दिक अर्थ है, जिसका मतलब होता है लिंग, अर्थात जो चक्षु की दर्शन शक्ति है, जिससे देखने में समर्थ होती है, उसका नाश हो जाना, दृष्टि को पूर्ण रूप से अवरुद्ध कर देता है, उसे लिंगनाश कहते हैं। जब दोष दृष्टि को पूर्ण रूप से अवरुद्ध कर देता है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, लिंगनाश। लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक कंडीशन बताई है कि यदि दोष अतिवृद्ध नहीं हुए हैं, अर्थात पूरे दृष्टि को अवरुद्ध नहीं किया है, तो जो ब्राइट चीज़ें हैं, जिस तरह के जैसे चंद्रमा हो गई, सूर्य हो गया, जो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, दूर से देख सकते हैं, उस तरह की चीज़ों को देखता रहेगा। जैसे चंद्रमा, सूर्य, प्रकाशमान नक्षत्र, विद्युत, अग्नि, इन सब प्रकाशमान पदार्थों को व्यक्ति देखता है। इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे कौन सी अवस्था में, कौन से गत पटल में कौन सी संज्ञा दी है आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट ने। तो आचार्य सुश्रुत ने द्वितीय पटलगत में कोई संज्ञा नहीं दी, कोई भी गत, तिमिर, लिंगनाश, इन तरह की कोई भी संज्ञा नहीं दी, जबकि आचार्य वाग्भट ने द्वितीय पटलगत में तिमिर संज्ञा दी है उसको, और आचार्य सुश्रुत ने तृतीय पटलगत में, थर्ड पटल में उसको तिमिर संज्ञा दे दी है, जबकि आचार्य वाग्भट ने थर्ड पटल में उसको कांच संज्ञा दी है। चतुर्थ पटल में सुश्रुत ने लिंगनाश, कांच और नीलिका तीनों को एक साथ बता दिया है, जबकि वाग्भट ने केवल लिंगनाश को बताया। अब इन पटलगत दोषों के आधार पर साध्यता बताई गई है कि
प्रथम पटलगत में अगर राग को प्राप्त नहीं है तिमिर तो वो साध्य होता है। द्वितीय पटलगत में राग को प्राप्त है, इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, अगर वो राग को प्राप्त है तो कृत साध्य होता है। और तृतीय पटलगत में राग को का कोई कंडीशन नहीं है, तृतीय पटलगत दोष हमेशा व्याप्य होते हैं तिमिर के लिए। तिमिर की सामान्य चिकित्सा बताई है कि इसमें रक्त मोक्षण करना आवश्यक होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि राग प्राप्त तिमिर में नहीं करवाते। त्रिवृत से घृत से विरेचन करवाना है और पुराण घृत का पान करवाना है। वो भी पुराण घृत भी कैसा, जो स्पेसिफिक लोहे के पात्र में रखा हुआ हो, वैसे पुराण घृत का पान करवाना है। अब ये तो हमने पढ़ लिया पटल के आधार पे 4 प्रकार के तिमिर। अब इसका एक और डिस्क्रिप्शन बताया गया है दोष के अनुसार तिमिर। तो फिर दोष के आधार पे हम तिमिर पढ़ते हैं। दोष के अनुसार 6 प्रकार के तिमिर बताए गए हैं। सबसे पहले वातज तिमिर डिस्कस करेंगे। वातज में ये बताया है कि व्यक्ति जो है वो सभी वस्तुओं को घूमता हुआ सा देखता है, अर्थात भ्रमित देखता है। तो इसके लिए कहा है भ्रमंतीव स पश्यति, अर्थात भ्रमित होके सारी चीज़ों को देखता है। आविल देखता है, अर्थात मलिन देखता है। व्याविद अर्थात कुटिल हो जाते हैं नेत्र उसके। इसकी चिकित्सा में त्रिवृत घृत के द्वारा नस्य का प्रयोग करना है और एरन तेल से विरेचन करवाना है। इसके बाद पित्तज तिमिर की बात करते हैं। पित्तज तिमिर में कुछ आकृतियां बताई हैं और कुछ स्पेसिफिक वस्तुओं का नाम बताया है जिसके जैसी आकृति हो जाती है नेत्र की। जैसे आदित्य है, आदित्य अर्थात सूर्य है, खद्योत अर्थात जुगनू, शक्र, इंद्रधनुष, शिकी बहर, इस तरह की चीज़ों को देखता है जो पित्तज तिमिर जिन का व्यक्ति जो है वो इस तरह की रचनाओं को देखता है और चित्र दृश्य देखता है, विचित्र चीज़ों को देखता है, विचित्र दृश्य को देखता है पित्तज तिमिर का व्यक्ति। इसकी चिकित्सा में त्रिफला घृत के द्वारा विरेचन करवाना बताया है। कफश तिमिर का व्यक्ति, इसके लिए एक बहुत स्पेसिफिक टर्म आई है। जैसे हम समझ सकते हैं कि कफ का जो सामान्य वर्ण है वो श्वेत होता है, तो कफश तिमिर का जो व्यक्ति है वो श्वेत चंवर के समान सब चीज़ों को देखेगा, श्वेत चंवर के समान घिरा हुआ देखेगा हर चीज़ को। इसके लिए एक ये टर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो स्पेसिफिकली कई बार पूछा जाता है कि गोर चामर गोराणी कौन से तिमिर का लक्षण है, अर्थात सभी चीज़ों को श्वेत चंवर के समान देखना, गोर चामर गोराणी कफश तिमिर का लक्षण है। यहाँ मैं स्टूडेंट से एक बात कहना चाहूँगी कि वो अक्सर जो जब अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं क्वेश्चन पेपर आंसर्स पेपर में, तो कुछ श्लोक याद करें और कुछ हिंदी या फिर एक्सप्लेनेशंस को अपने आंसर शीट में ज़रूर इन्वॉल्व करें। ये काफ़ी मार्क्स स्कोरिंग होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ संस्कृत टर्म्स और कुछ उसके एक्सप्लेनेशंस को ईजी वे में बताने की कोशिश की है। इसके बाद व्यक्ति कफश तिमिर में छोटी चीज़ों को जो है वो मोटा देखता है, अर्थात जो सूक्ष्म चीज़ें हैं पश्येत सूक्ष्माणि अत्यर्थः, अर्थात जो सूक्ष्म वस्तु है उन्हें अत्यर्थ अर्थात बहुत बड़ा देखता है। व्यभ्रे च अभ्र संप्लवा, जहाँ पे अभ्र अर्थात बादल नहीं है वहाँ पे भी बादलों को देखता है। तो इस तरह के जो लक्षण हैं श्वेत वाले, छोटे को बड़ा देखने वाले और बिना बादलों के भी बादलों को देखने वाला, ये लक्षण केवल कफश तिमिर में ही देखने को मिलता है। और जो सभी पदार्थों को व्यक्ति जल में डूबा हुआ देखता है। चिकित्सा है इसकी त्रिवृत घृत के द्वारा विरेचन करवाना है। इसके बाद रक्तज तिमिर के लक्षण, इसमें व्यक्ति सभी चीज़ों को लाल रंग का देखता है, अपने आप को अंधकार में व्याप्त देखता है और कुछ अलग तरह के वर्ण बताए हैं जैसे हरित, श्याव, कृष्ण चीज़ों को देखता है और अपने सभी वस्तुओं को धुएं से व्याप्त देखता है। हरित, श्याव, कृष्णाणी धूम धूमनाणी चेक्षते। चिकित्सा में इसकी त्रिफला घृत से विरेचन करवाना बताया है। सन्निपातज तिमिर, इसमें व्यक्ति विचित्र चीज़ों को और चारों ओर से सब चीज़ों को घिरा हुआ देखता है। हीन अधिकम अंग अन्य अथवा ज्योतिषपि च पश्यति, अर्थात जो अंग प्रत्यंग हीन है उनको ज़्यादा देखना, जो अंग प्रत्यंग उपस्थित नहीं है उनको वहाँ पे देखना और जो उपस्थित है उनको उनसे रहित देखना। ये लक्षण केवल सन्निपातज तिमिर में देखने को मिलता है। और ज्योतिषपि च पश्यति का अर्थात मतलब है आकाश में तारा जो है उनको उनसे विकृत या फिर अधिक रूप में देखना। इसकी चिकित्सा में त्रिवृत तेल के द्वारा विरेचन करवाना है। नेक्स्ट है संसर्कज तिमिर, इसी को परिमलाई कांच भी कहते हैं। इसमें दोष, पित्त और रक्त दोनों होते हैं। सभी पदार्थों को व्यक्ति पीले वर्ण का देखता है
और वृक्ष पर जुगनू बैठा हुआ हो, इस तरह व्यक्ति उसको देखता है और केवल प्रकाशमान वस्तुओं से व्याप्त देखता है चीज़ों को। इसके लिए कहा है कि खद्योते वृक्षांश तेजो भिरेज। खद्योत अर्थात जिग्नु जो है वो वृक्ष पे बैठा है और तेज वाली वस्तुओं को देखता है, प्रकाशमान वस्तुओं को देख रहा है। इसके बाद एक अलग से रक्तज पलिमराई कांच का वर्णन बताया है सुश्रुत ने। इसमें दृष्टि जो होती है वो कांच की जैसी मोटी हो जाती है। स्थूल कांच अनिल प्रभः, दृष्टिमंडल मलिन और नीलवर्ण की हो जाती है। इसके बाद कांच रोग का वर्णन पढ़ेंगे। वातज कांच में जो दृष्टि जो होती है वो लाल वर्ण की हो जाती है। ये थोड़ा एक्सेप्शन है क्योंकि वात का वर्ण अरुण नॉर्मली अपन पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे लाल वर्ण है तो इसको थोड़ा ध्यान रखें। पित्तज कांच में दृष्टि पीत वर्ण की हो जाती है और पित्तज कांच को ही परिमलाई और नीलकांच भी कहा जाता है। कफज कांच में दृष्टि श्वेत वर्ण की और रक्तज कांच में लाल वर्ण की हो जाती है। सन्निपातज में दृष्टि चित्र विचित्र वर्ण की हो जाती है। ये सभी कांच रोग जो है वो याप्य होते हैं, इनकी साध्यता याप्य है। इसके बाद लिंगनाश का वर्णन करेंगे। वातज लिंगनाश का जो लक्षण है वो इसमें दृष्टि अरुण वर्ण की हो जाती है, चंचल हो जाती है और रुक्ष हो जाती है, रुक्षता अधिक आ जाती है इसके अंदर। पित्तज लिंगनाश में नील वर्ण की हो जाती है दृष्टि और कांसे के समान इसकी आकृति हो जाती है, कांस्य आभम, और पीत वर्ण की हो जाती है। कफज लिंगनाश में सबसे अधिक जो लक्षण बताए हैं वो केवल कफज लिंगनाश में ही बताए हैं। इसमें बहुत सारी तरह की उपमाएं बताई हैं तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है। कफज में जो नेत्र है वो स्निग्ध हो जाते हैं, शंख के समान, कुंद पुष्प के समान, इंदु अर्थात चंद्रमा के समान वर्ण हो जाता है उसका, और पांडु वर्ण को देखता है, पांडु वर्ण हो जाता है कफज लिंगनाश में दृष्टि का। कमल पर रखी हुई जल की बूंद के समान आकृति हो जाती है कफज लिंगनाश में। इसके लिए कहा है चलत व पद्म पलाशस्थ, अर्थात जो एक पद्म है अर्थात कमल है जो चल रहा है, अर्थात जो चलता हुआ एक पद्म है उस पे बिंदु की एक जल की बिंदु पड़ी है, उस तरह की आकृति हो जाती है कफज लिंगनाश की। तो ये लक्षण भी काफ़ी स्पेसिफिक है जो केवल इसी में देखने को मिलता है, इसको एक बार ज़रूर ध्यान से देखें। चलत्व पद्म पलाशस्थ शुक्लो बिंदुर इवंबसः, और जो दृष्टि है वो धूप में तो संकुचित हो जाती है लेकिन छाया में विस्तृत हो जाती है। संकुच्य अत्यर्थ और छायायाम विस्तृतो भवेत्। रक्तज लिंगनाश में प्रवाल के समान आकृति हो जाती है, प्रवाल पद्म पत्राभम, और सन्निपातज में चित्र विचित्र लक्षण युक्त हो जाती है। लिंगनाश की चिकित्सा में कफज लिंगनाश में शस्त्र कर्म से पहले कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस रखी गई है, जैसे कि अगर दृष्टिमंडल पर आकृति अर्धचंद्र की समान आकृति देखने को मिलती है, या फिर पसीने के जल के समान बिंदु देखने को मिलता है, या फिर मोती के स्वरूप का कोई चिन्ह देखने को मिलता है, तो शस्त्र कर्म निषिद्ध है, शस्त्र कर्म नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह की आकृति ना हो तभी कफज लिंगनाश में शस्त्र कर्म करने को कहा गया है। लिंगनाश में शस्त्र कर्म करते हैं, सर्वप्रथम वेधन करते हैं और उसके बाद लेखन कर्म करते हैं। इसकी विधि बताई है। सेहन छेदन करा के रोगी को कुर्सी पे बिठाना है, फिर नासा की ओर देखने को कहना है और भ्रू पृच्छांत प्रदेश पे अर्थात कृष्ण प्रदेश से 2 हिस्सा छोड़कर और 2 हिस्सा शुक्ल भाग की तरफ से छोड़कर अपांग की ओर, जो अपांग है अपांग की ओर से कृष्ण भाग से 2 हिस्सा छोड़कर देवकृत छिद्र को ढूंढना है और वहां पे यव चक्र शलाका द्वारा वेधन कर्म करना है। दक्षिण हस्त से वाम नेत्र में और वाम हस्त से दक्षिण नेत्र में करना है। सम्यक वेधन के लक्षणों को जानने के लिए इस तरह से समझ सकते हैं कि समझिए एक पानी से भरा हुआ पाउच है जिसको अगर हम पंचर करते हैं तो उसमें एक विशिष्ट प्रकार की आवाज़ आती है और उसमें से जो जल भरा हुआ है वो बाहर निकल जाता है। इसके लिए जो लक्षण कहा गया है वो है वारी बिंदुर इवागम, अर्थात जो वारी तरह का शब्द निकलता है और बिंदु बाहर आ जाता है, अर्थात जल बाहर आ जाता है, जल शब्द के साथ जल का बाहर आना, ये इसका सम्यक वेधन का लक्षण है। इसके बाद विद्य स्थान को स्त्री के दूध से सिंचित करते हैं। पश्चात कर्म में इसके बताया है कि तीसरे दिन पटबंधन को खोलकर वातनाशक द्रव्यों के कषाय से नेत्र का प्रक्षालन करना है और रोगी को 10 दिन तक उत्तान शयन नियम का पालन करना है। अन्यत्र वेद पर उपद्रव उत्पन्न होने पे क्या चिकित्सा करते हैं? अगर वेधन कर्म ठीक से नहीं हुआ तो उसकी चिकित्सा करने के लिए स्त्री दूध और मुलेठी क्वाथ सिद्ध घृत के द्वारा नेत्र का सेक करना है।
प्रशस्त शलाका जो कि वेधन कर्म के लिए यूजफुल है वो है यव चक्र शलाका और इसकी लंबाई है 8 अंगुल की। दुष्ट अगर वेदन कर्म ठीक से नहीं हुआ, असममित रूप से हुआ है तो एक उपद्रव उत्पन्न हो जाता है जिसे कहते हैं शूकर अक्षिता, अर्थात नेत्र जो है वो नीचे की तरफ देखने लग जाते हैं, नीचे की ओर देखना, और अधिमंत रोग भी उत्पन्न हो सकता है। ये तो बात हो गई तिमिर की। अब इसके बाद नेक्स्ट है पित्त विदग्ध दृष्टि, जिसे हमारलोपिया या फिर डे ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इसमें जो दोष हैं वो तृतीय पटल में आश्रित होते हैं और व्यक्ति जो है पित्त की अधिकता के कारण दिन में नहीं देख पाता लेकिन रात्रि में देखता है, अर्थात दिवाना पश्यति निशि विक्षते च। ये रोग साध्य होता है, अशस्त्रकृत है और त्रिफलाघृत का प्रयोग इसकी चिकित्सा में करते हैं। कफ विदग्ध दृष्टि इसके विपरीत हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, लेकिन इसमें जो दोष है वो त्रिशु स्थित है, अर्थात तीनों पटल में स्थित है। इसमें कंफ्यूज ना हो, पित्त विदग्ध में तो तृतीय पटल में स्थित है, लेकिन कफ विदग्ध में त्रिशु पटल में स्थित है, तीनों पटलों में स्थित है। नक्तांध्य इसके लक्षण में होता है, रात्रि में व्यक्ति नहीं देख पाता, साध्य रोग है लेकिन अशस्त्रकृत है और त्रिविध घृत का प्रयोग होता है इसके अंदर। धूमदर्शी को ब्लड विजन से समझना चाहिए। बागभट्ट ने इसको धूमर रोग कहा है। इसका एक स्पेसिफिक निदान बताया है जो किसी और नेत्र रोग में नहीं बताया। शोक, ज्वर, आयास और शिरोअभिताप से ये उत्पन्न होता है। सधूमकान पश्यति अर्थात सभी पदार्थों को धुएं से ढका हुआ देखता है। साध्य रोग है और अशस्त्रकृत है। नेक्स्ट है हर्षवजाड्य। हर्षव अर्थात छोटा, इसलिए इसे माइक्रोप्सिया कहा गया है। इसमें व्यक्ति जो है वो दिन में कठिनता से देखता है, दिवशेषु कृच्छात और सभी रूपों को, सभी वस्तुओं को छोटा देखता है। हर्षवाणी रूपाणी, और ये असाध्य रोग है। नेक्स्ट है नकुलांध्य। इसे भी नाइट ब्लाइंडनेस से हम समझ सकते हैं। नकुल अर्थात नेवला होता है। इस तरह से समझे कि नेवला जो है वो दिन में चित्र विचित्र चीज़ों को देखता है, चित्राणी रूपाणी दिवास पश्येत, और रात्रि में नहीं देख पाता। इसके साथ एक और लक्षण है इसका नक्तांध्य। सन्निपातश रोग है ये और असाध्य है। गंभीरिका में जो नेत्र होते हैं वो भीतर की तरफ चले जाते हैं, अंदर धस जाते हैं। संकुचिते अभ्यंतरश्च, और वात दोष से उत्पन्न होता है, इसीलिए इसे कहा गया है श्वसन उपसृष्टा। वातज रोग है और असाध्य है। इसके अतिरिक्त आचार्य सुश्रुत ने 2 बाह्य रोग का भी वर्णन किया है इसमें, जिसे 2 तरह के बताए हैं, जैसे सनियमित लिंगनाश और अनियमित लिंगनाश। इसे ऑप्टिक एट्रोफी से समझ सकते हैं। अनियमित लिंगनाश का एक स्पेसिफिक लक्षण जो है वो ध्यान रखना हमारे लिए ज़रूरी है। इसमें जो दृष्टि है वो वैडूर्य वर्ण के समान अर्थात श्याव वर्ण के समान हो जाती है और विमल अर्थात मल रहित हो जाती है। तो इस तरह से याद कर लीजिए कि विमला नाम की कोई लड़की है, उसे अनियमित लिंगनाश हो गया है। उष्ण विदग्ध दृष्टि एक अलग से एक रोग है जो केवल वाग्भट ने बताया है। इसका वर्णन सुश्रुत ने नहीं किया। ये कई बार 2 नंबर के क्वेश्चंस में आ जाता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें दोष है त्रिदोष प्लस रक्तज। इसके लक्षण है कि उष्णता से अचानक अगर व्यक्ति एकदम शीतल जल में प्रवेश कर ले तो दृष्टि विकृत हो जाती है। उष्ण तप्त से सहसा शीतवारी निमज्जतान, नेत्र दाह होता है, ओष मलिनता और धुंधलापन हो जाता है और रात्रि में अंधता उत्पन्न हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स, अपने जूनियर्स सबके साथ इसे मैक्सिमम अमाउंट में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।